दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीआरएस की। जी हाँ, बीआरएस का पतन आखिर कैसे हुआ, आज इन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बीआरएस का गठन 27 अप्रैल 2001 को के चंद्रशेखर राव ने किया था। उस समय वो तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस समय वो यूपीए यानी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो अलग राज्य बनाने के लगातार संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और उन्हें सफलता मिली 2014 में। जी हाँ, 2014 में जब यूपी तत्कालीन यूपीए की सरकार ने तेलंगाना को अलग राज्य की मान्यता दी, यानी आंध्र प्रदेश का ही पहले पार्ट हुआ करता था तेलंगाना। लेकिन 2014 में उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। तो 2014 में जब सरकार जाने से कुछ समय पहले ही तेलंगाना में यानी तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उस समय अस्तित्व में आई तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस का। जी हाँ, टीआरएस लगातार यानी के चंद्रशेखर राव लगातार तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। तो जैसे ही अलग राज्य बनाया गया तो तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम की पार्टी जो के चंद्रशेखर राव ने बनाया था, वो वहां पर उसी साल चुनाव हुआ और चुनाव में वो अच्छे खासे जीत हासिल करके वहां पर पहली बार सरकार बनाई। यानी तेलंगाना के अंदर जब राज्य का निर्माण हुआ तो पहला सरकार जो है वो के चंद्रशेखर राव ही बनाया था और मुख्यमंत्री खुद बने थे। उसके बाद 2014-18 में उन्होंने हवा का रुख देखते हुए चुनाव को 6 महीने पहले यानी अपने विधानसभा को 6 महीने पहले ही भंग कर दिया और वो चुनाव में गए। चुनाव में जाने के बाद उन्हें अच्छा खासा यानी प्रचंड बहुमत मिला और प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जो है वो सत्ता में फिर दोबारा आए। यानी लगातार 10 साल तक उन्होंने तेलंगाना में शासन किया। उसके बाद उन्हें अपना महत्वाकांक्षा बढ़ गया, उन्हें लगा कि अब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो पहले उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज किया, टीआरएस से उन्होंने बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति बनाया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी जनसभाएं करने लग गए। महाराष्ट्र में उस समय पर जो है पंचायत चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा और उन्हें सफलता भी मिली। आपको याद होगा जब 2019 में चुनाव हो रहे थे तो के चंद्रशेखर राव ही एक ऐसा मुख्यमंत्री थे जो अलग फ्रंट बनाने की मांग कर रहे थे। जैसे ममता बनर्जी से लगातार वो मिल रहे थे, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे थे, अखिलेश यादव से मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे। चूंकि के चंद्रशेखर राव का अपना एक अलग महत्वाकांक्षा था, उन्हें लगता था कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने काफी प्रयास किए और अपनी पार्टी का विस्तार के लिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं लाया। कई तरीके से उन्होंने अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपना पार्टी का लॉन्च किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, आप उसके बारे में बात करने वाले हैं टीआरएस की, कि आप उसका डाउनफॉल यानी पतन कैसे शुरू हुआ। 2023 में पुनः तेलंगाना में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में क्या हुआ कि वहां पर बीआरएस को करारी हार देखनी पड़ी। यानी वहां पर जो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा जीत हासिल किया और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो रेवंत रेड्डी को बनाया गया और बीआरएस को यहाँ हार का सामना इतना हुआ कि उनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, या तो कांग्रेस में चले गए या फिर बीजेपी में चले गए, बड़े बड़े पार्टी। उसके बाद जो है 2024 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, यानी एक भी सांसद जीत नहीं पाए। कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने के चंद्रशेखर राव से आग्रह किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आखिर जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो वो पार्टी को बदल करके यानी या तो बीजेपी में गए या फिर कांग्रेस में जाकर के वो चुनाव लड़े। लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहे थे। आखिर ये बीआरएस का डाउनफॉल स्टार्ट कहां से हुआ, पतन स्टार्ट कहां से हुआ? तो पहली बार 2023 में ही 23 से पहले ही उनकी बेटी का नाम शराब घोटाले में आया था। वो आपको जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कई सारे मंत्री नेता जो है उसे जेल में डाल दिया गया, लिक्विड स्कैम के बारे में आपको सुना होगा, शराब घोटाले के बारे में। तो इस शराब घोटाले का जो तार था वो तेलंगाना में बीआरएस की यानी केसीआर की बेटी के कविता के ऊपर भी गया और के कविता को इलेक्शन से ठीक पहले ही जो है इलेक्शन के ठीक बाद जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उससे पहले उनकी सत्ता छीन चुकी थी। तो उसके बाद जो बीआरएस के लिए पतन होने का स्टार्ट हुआ तो लगातार डाउनफॉल होता रहा। उनका जो वोट शेयर था वो लगातार तेलंगाना में घट रहा है। यानी उनका जो इस बार 2024 में इलेक्शन हुआ तो बीआरएस का जो कोर वोटर था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ
हालांकि कांग्रेस तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, ऐसा अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 2024 के चुनाव में बीआरएस के जो वोटर है, कोर वोटर है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अंदाजा गलत हुआ और इस बार जो है वहां पर बीजेपी ने भी अच्छा खासा मार्जिन दिया। पहले बीजेपी के पास 4 सीट था, लेकिन अब जो है वहां पर 8 सीट हुए। 8 सीट कांग्रेस के पास हुआ, 16 हो गए और एक असदुद्दीन ओवैसी ने जीता है। तो कुल 17 लोकसभा सीट थे तेलंगाना में, उसमें 8 कांग्रेस, 8 बीजेपी और एक एएमआईएम को मिला। अब यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र यानी केसीआर के पास चुनौती ये है कि पार्टी को कैसे एकजुट करे। उनके पास फिलहाल में 39 विधायक है विधानसभा के अंदर। वो खुद नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन अब उनकी जो पार्टी के विधायक है या नेता है, बड़े बड़े नेता है, तो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, किसी और ने पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उससे पहले सबसे पहली बात तो उन्हें जो है चुनौतीपूर्ण है उनको रोकना। उसके बाद साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना, जो कई इलाकों में संगठन काफी कमजोर हो चुका है, या उस इलाके के बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो इनके लिए सबसे पहला ये है। हालांकि बीआरएस का पतन का शुरुआत जो है उनकी बेटी की गिरफ्तारी के बाद से ही शुरू हो गया था। उसके बाद सत्ता में वो चले गए, उन्हें लगा कि शायद लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 1 से 2 विधायक यहाँ से संसद हमें मिल सकता है, लेकिन जो है उन्हें कोई सांसद नहीं मिल पाया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी बार जो है अब आगे वाले समय, इससे पहले भी एक बार देखने को मिला है, जहां आपने याद करोगे, उससे पड़ोसी राज्य जो है आंध्र प्रदेश में, जहां पर टीडीपी का बुरा हाल हुआ था, वहां पर जो है वाईएसआरसीपी ने टीडीपी को बहुत बुरी तरीके से हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 में आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुआ था, जिसमें वाईएसआर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहां पे पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो सफाया कर दिया था टीडीपी का। 22 सांसद थे उनके पास, उसके बाद 114 या 15 जो उनके पास विधायक था, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से सरकार चलाया। लेकिन 5 साल होते होते उनके खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी हो गया कि इस बार जब 2024 में इलेक्शन हुआ तो वाईएसआरसीपी का नामो निशान मिट चुका है। सिर्फ उसके पास 4 सांसद रहे और 12 विधायक, सिर्फ और सिर्फ 12 विधायक ही जीत करके आ पाए। और हालांकि जब 2019 में जब चुनाव जीता था वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने, तो उनके बदले की भावना से टीडीपी के ऊपर काफी हमला हुआ था, उनके कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था। खुद चंद्रबाबू नायडू के परिवार के ऊपर निजी टिप्पणियां की गई थी, उससे हाथ करके कई बार वो रोने भी लग गए थे। लेकिन समय बदला, चक्र बदला और फिर से वो सत्ता में आए हैं। तो अब वाईएसआरसीपी के सांसदों को जो से कार्यकर्ता है उनको भी उसी तरह से बिहेवियर किया जा रहा है जैसे 2019 में किया गया था। तो हो सकता है कि तेलंगाना के अंदर भी इसी तरह के हो, अगर वो मेहनत करे। उनके पुत्र भी है केटीआर, खुद केसीआर अभी है, तो अगर वो मेहनत करे तो शायद वो खड़ा कर सकते हैं पार्टी का। लेकिन अभी फिलहाल में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस काफी मजबूत स्ट्रांग पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही साथ दूसरे नंबर की बात करें अगर वोट शेयर के मामले में, तो वो फिलहाल अभी तो केसीआर की पार्टी है ही। अगर वो मेहनत करे तो शायद वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगली बार जब चुनाव होगा 2028 में, तो क्या तेलंगाना में केसीआर की पार्टी वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।